गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का टॉपिक जो है उसका नाम है न्यूक्लियस, इसको पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने सेल के अदर पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है और उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इन ऑर्गेनेली को पढ़ा है। अभी इसमें जो ऑर्गेनेली है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारी सेल है, सेल में सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेली जो है वो हमारा न्यूक्लियस माना जाता है, क्योंकि इसको यूजुअली लार्जेस्ट ऑर्गेनेली मानते हैं। अब न्यूक्लियस जो है सबसे पहले देखा कैसे गया था? सेल जो है उसको क्या किया गया? स्टेन किया गया, और सेल को स्टेन जो है सबसे पहले आयोडीन सॉल्यूशन से किया था। जैसे कि ये हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन को डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया और फिर इसको सेल को स्टेन किया। आयोडीन के अलावा यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी में, एक्टिविटी नंबर 5.7। सो आयोडीन के अलावा आप सेफ्रोनिन या मिथाइलिन ब्लू डाई से भी आप इसको क्या कर सकते हैं? कलर कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस और उसके फर्दर पार्ट्स। न्यूक्लियस जो है हमारा लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होते हुए उसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के। सबसे पहला पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद क्रोमेटिन, उसके बाद न्यूक्लियोलस। सो 3 पार्ट्स में हमने न्यूक्लियस को क्या किया है? डिवाइड किया है। अब हम न्यूक्लियस के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस का डायग्राम है, और ये जो इसके बाहर की बिल्कुल कवरिंग दिखाई गई है जो ब्लू कलर से है, ये सारा के सारा ये हमारा न्यूक्लियर एनवलप है। और इस न्यूक्लियर एनवलप का मतलब होता है कोई भी लिफाफा, या हम इस तरह से कह सकते हैं पॉलीथीन टाइप। सो इस तरह का है, ये बिल्कुल बाहर से न्यूक्लियस को कवर करता है। अब ये जो सारा का सारा कवर है इसको न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर 2 लेयर होती हैं, डबल लेयर्ड होता है ये हमेशा। अदर ऑर्गेनेली जो होते हैं उनमें, बहुत सारे ऑर्गेनेली में सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल के अंदर कुछ एक न्यूक्लियर ऑर्गेनेली ऐसे भी हैं जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेन है। सो इसका मतलब डबल लेयर्ड है वो। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है? डबल लेयरिंग है। ये जो हमारी लेयर है, एक इधर और एक इधर, ये क्या है? ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली है ये। इसको न्यूक्लियर एनवलप कहा गया है। और इस न्यूक्लियर एनवलप में जो ये रेड कलर से होल्स दिखा रखे हैं, ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स हैं। इसके अंदर ये जो है ये ब्लैक कलर से क्रोमेटिन है, और ये रेड कलर अंदर ये इसका न्यूक्लियोलस है। तो हमारे पास 3 ही पार्ट है न्यूक्लियस के। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा क्रोमेटिन और तीसरा न्यूक्लियोलस है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है और कैसे होती है। देखिए, ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है? डबल लेयर है, तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ की डबल लेयरिंग हो सकती है, जैसे कि हम साबुन लेके आते हैं, साबुन के बाहर हमें दूसरे बिल्कुल अलग कलर की कवरिंग होती है, और उसके अंदर पैकेट होता है पॉलीथीन का, वो एक अलग कवरिंग है। तो इसका मतलब वहाँ पे 2 कवरिंग है। इसी तरह से ही हमारे न्यूक्लियस के भी बाहर 2 कवरिंग है, एक बाहर और एक अंदर। बाहर वाली को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, इनर, और अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छेद होते हैं, जिनके थ्रू कोई भी मटेरियल जो है न्यूक्लियस का
साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाता है। सो इट हैज पोर्स, इसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, विच अलाउज अ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। और आउटसाइड क्या है, साइटोप्लाज्म है। देखिए इसके लिए मैंने एक छोटा सा न्यूक्लियस का मॉडल बनाया है। सो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर पोर हैं। जैसे कि ये हमारे पास बॉल है और इस बॉल के अंदर सारे के अंदर क्या है, पोर्स प्रेजेंट है, छेद हैं सारे के अंदर। सो अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से तो मटेरियल अंदर आ सकता है और किस तरह से बाहर जा सकता है। जैसे कि इसके अंदर मैंने वाटर को जो है वो फिल कर लिया है और जब इसको इस तरह से देखेंगे तो इसके अंदर सारा का सारा जो वाटर जो है इस तरह से निकल जाता है और इन्हीं पोर्स के थ्रू ही ये वाटर इसके अंदर एंटर भी हो गया है। वाटर एंटर और एग्जिट इसी तरह से हो जाता है। सो ये जो इसकी शेप है ये इसी तरह से, जैसे कि डायग्राम मैंने बनाया है उसी तरह की इसकी क्या है, शेप है। जैसे इस तरह से ये डायग्राम है 3 डायमेंशनल के अंदर, इसी तरह की इसकी शेप है। तो इस तरह के इसके ऊपर जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियर एनवेलप की तरह हैं। इसमें इस तरह से पूरे के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं जिससे मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ सकता है। अब जो पोर्स के बीच का जो ये स्पेस है, एक पोर और 2 पोर, इनके बीच में जो ये स्पेस है, इसमें से कोई भी मटेरियल ना ही तो आ सकता है और ना ही जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहां से किसी भी मटेरियल की एंट्री और एग्जिट नहीं होती है, सिर्फ पोर्स के अंदर से ही एंट्री हो सकती है। अगला हमारा पार्ट है न्यूक्लियस का, वो है क्रोमेटिन। स्टूडेंट्स, क्रोमेटिन जो है, जब साइंटिस्ट ने इसके लिए स्टडी किया था सेल को, सो उन्होंने कलर किया था। सो क्रोमेटिन का जो कलर था वो सेल के अंदर सबसे ज़्यादा, मतलब वहाँ पे कलर्ड उनको सब्सटेंस दिखा और लैटिन के अंदर कलर्ड सब्सटेंस को क्रोमेटिन कहा जाता है। तो इसलिए इसका मतलब है क्रोमेटिन का कलर्ड सब्सटेंस, क्योंकि जब उन्होंने डाई किया था सेल को तो इसके कलरिंग जो थी वो ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा कलर्ड विजुअलाइज हो रहा था। सो इसलिए इसको नाम दिया गया कलर्ड सब्सटेंस। अब ये मटेरियल जो है ये काम क्या आता है, क्रोमेटिन जो है वो बिल्कुल किस तरह का होता है, थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। थ्रेड का मतलब धागे जैसा। और ये बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से होता है, पूरा गुथा हुआ होता है। एंटेंगल्ड मास का मतलब क्या होता है, दिस मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास। एंटेंगल्ड का मतलब गुथा हुआ, एक इकट्ठा सा पड़ा होता है न्यूक्लियस के अंदर। और थ्रेड लाइक सब्सटेंस है, ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि ये हमारे पास एक थ्रेड है और अब इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इस तरह से ये क्या है, एंटेंगल्ड मास है। इस तरह से इसके अंदर ये पूरे न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ होता है। Whenever the cell is about to divide, chromatin material get organized into chromosome. अब जब इस सेल को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो जब सेल डिवाइड होगी, सेल एक सेल से 2 सेल बनेंगी तो उसको डिवीजन कहते हैं। उस टाइम जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होता है, वो भी डिवाइड होगा, तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। तो उसमें जो ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन जो है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। किस तरह से कि ऑर्गेनाइज होके और रोड शेप स्ट्रक्चर्स बना लेगा ये इस तरह से पर्टिकुलर, और इसकी जो शेप है वो इस तरह की हो जाएगी। मतलब ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जैसे एक तरह इकट्ठा पड़ा हुआ है। जैसे आपके पास जो भी आपके क्लॉथ्स हैं वो एक जगह इकट्ठे पड़े होते हैं, फिर आप उनको क्या करते हैं, सबको उठा के और अलमारियों में लगा देते हैं, तो वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी तरह से क्रोमेटिन जो है, जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमेटिन पूरा इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। किस फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्रोमोसोम के अंदर। अब इसका तीसरा पार्ट है न्यूक्लियोलस। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही एक पार्ट होता है जो इस तरह से होता है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इस तरह से हमारे पास इसमें ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। राउंडेड शेप है जो एक अलग ही इसके अंदर, जैसे
न्यूक्लियस सेल के अंदर है और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इस तरह की ही बिल्कुल स्फीयर जैसी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस की। और यहाँ पे काम क्या होता है इसका कि ए ग्रेट नंबर ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। इस न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोटीन्स और आरएनए जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड इसके अंदर बनता है, और जो प्रोटीन सेल के काम के होते हैं वो प्रोटीन्स इस न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, जो कि इस तरह से होता है। और इसके बाहर इस तरह की पोजीशन में ये हमारा जो क्रोमेटिन है वो प्रेजेंट होता है। ऐसे ये हमारे पास न्यूक्लियोलस और पूरे इस न्यूक्लियोलस के बाहर और न्यूक्लियोलस के इनसाइड भी क्रोमेटिन थ्रेड पूरी तरह से भरा हुआ होता है, प्रेजेंट होता है। अब ये सारा का सारा न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, जो इसका प्लाज्मा है न्यूक्लियस का वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। अब क्रोमोसोम क्या है, जो यहाँ पे वर्ड आया था क्रोमोसोम की मटेरियल क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज हो जाता है। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम का जो शेप है वो इस तरह का है। जो ये हमारा क्रोमेटिन है ये फर्दर ऑर्गेनाइज होके इस तरह की शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये क्रोमोसोम्स में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। और जो ये क्रोमोसोम है इनके अंदर क्या है कि सेल जब डिवाइड होगी तो ये हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये फिर फर्दर जो है क्या होता है, इनका नंबर भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। सो क्रोमोसोम जो है वर्ड के क्यों यूज किया गया, क्योंकि इस क्रोमोसोम का मतलब है कलर्ड बॉडी, जैसे कि ये कलर्ड सब्सटेंस है, ये कलर्ड बॉडीज हैं। सो कलर्ड सब्सटेंस के अंदर जो छोटे छोटे इस तरह के जो बॉडीज बनते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। अब इसका काम क्या है हमारी सेल के लिए। सो न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर। ये किस तरह के दिखाई देते हैं, बिल्कुल रोड शेप, जैसे कि ये हमारे पास एक रोड है, इस तरह की शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। कब, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तब सेल के डिवीजन के लिए इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, रोड शेप्ड। अब ये इनका काम क्या है, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम्स में जो हमारे इनहेरिटेंस के लिए इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। जैसे इनहेरिटेंस क्या है और किस तरह की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होगी और वो फर्दर एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, पेरेंट्स टू प्रोजेनी। जैसे कि आपके फादर हैं, आपके कैरेक्टर्स और आपके फादर के कुछ एक कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी मैच करते हैं, किसकी वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से। इसी तरह से जो आपके एक्सप्रेशंस हैं या आपके फेस जो है या आपके बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो आपके फादर और मदर से मैच करती है, उसका रीज़न क्या है, इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, किस तरह से, डीएनए की फॉर्म में। अब क्रोमोसोम किन से बना हुआ होता है उसके बारे में बात करते हैं, किस चीज से क्रोमोसोम बना हुआ है। सो क्रोमोसोम जो है वो कंपोज्ड होता है डीएनए एंड प्रोटीन से। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलके बना हुआ होता है। जो डीएनए जो है वो इस तरह से हमारा थ्रेड लाइक है डीएनए, और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो इस तरह से होता है, जैसे कि ये हमारे पास प्रोटीन है और इसके ऊपर डीएनए की रैपिंग होती है। डीएनए इस तरह से इसके ऊपर क्या होता है, बिल्कुल इसके ऊपर लिपटा हुआ होता है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब ये इस तरह से बन जाता है तो ये पूरा क्रोमेटिन ही बनेगा। ये बीच में प्रोटीन है, इसके ऊपर ये डीएनए लगा हुआ है। सो इस तरह से जो है डीएनए और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन होती है, उससे क्या बनता है, क्रोमोसोम बन जाता है। अब डीएनए जो है उसको एक्सपेंड करते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए होता है। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस क्या है, ये एक प्रोसेस है बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ऐसा प्रोसेस जिसमें
कैरेक्टर्स जो हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जाते हैं, मतलब जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं, जो आपके फादर मदर के कैरेक्टर हैं, वो आपके अंदर जा रहे हैं, आप उनके क्या हो, प्रोजेनी हो। सो इसी चीज को ही हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। किस फॉर्म में जाते हैं ये कैरेक्टर्स, किस फॉर्म में जाते हैं, डीएनए की फॉर्म में। मतलब जो आपके पेरेंट्स का डीएनए है वो फर्दर आपके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसी की वजह से आप जो है आपकी एक्टिविटीज, आपकी जो है वो कैरेक्टर्स आपके फादर एंड मदर से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। सो ये इनहेरिटेंस है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा सेल जब डिवाइड होती है तो इस टर्म को क्या कहते हैं। सो सेल जब डिवाइड होती है तो सेलुलर रिप्रोडक्शन, एक सेल से दो सेल बन जाती हैं, फिर दो से दो और नई सेल बन जाती हैं, तो सेल क्या होती रहती है, डिवाइड होती रहती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। सेल जो है वो डिवाइड होके दो नई सेल बना देती है, एक सेल डिवाइड होके दो नई सेल बना देती है, और इसके अंदर न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेल है, अब ये सेल जो है क्या होगी, इस तरह से डिवाइड होगी, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये। अब जब ये सेल डिवाइड होगी तो इसका अपना अलग न्यूक्लियस और इसका अपना अलग न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस जो है ये बन जाएंगे। अब ये सेल क्या हो जाएगी, फर्दर दो नई सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये क्या है, सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेल का डिवीजन, या हम इसको क्या कह सकते हैं, सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब इस काम में न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। न्यूक्लियस ही जो है इसके अंदर सेल डिवीजन में हेल्प करता है।